हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th की फिज़िक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार ये देखने को मिलता है, चाहे टेस्ट हो चाहे एग्ज़ाम हो। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए ये है, ठीक है। कलन विधि से गति के समीकरण, ठीक है। तो कलन विधि से हम गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको नोट्स के माध्यम से कराता जाऊँगा, वैसे वैसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और समझते जाना है। और इसके बाद आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको समझ में नहीं आ रहे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा एंड तक, ठीक है। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कलन विधि। सबसे पहले कलन विधि क्या होती है? कलन विधि शॉर्ट फॉर्म है समाकलन विधि की, यानी कि यहाँ पर हम समाकलन का यानी कि इंटीग्रेशन, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे मैथ्स में, ठीक है, इसका यूज़ करने वाले हैं। उसको टेंशन मत लीजिएगा कि मैथ्स बहुत से भाई बायो के होंगे, टेंशन लेंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति करने वाले हैं। तो देखिए, गतिमान वस्तु का त्वरण, आप ये सब पढ़ चुके होंगे आराम से कि त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर dv/dt, ठीक है। किसी क्षण गतिमान वस्तु का त्वरण ए बराबर क्या होता है, dv/dt होता है। अथवा अगर dt का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो dv बराबर क्या हो जाएगा, a × dt हो जाएगा। इतनी बात तो आपको आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो यह एक अवकल समीकरण है जिसका हल दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये एक अवकल समीकरण की फॉर्म में, जब d लग जाता है तो वो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका हल करना है और हमें अपना प्रथम समीकरण प्राप्त करना है। तो आइए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ कैसे प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप है हमारा, अभी हमने देखा ए बराबर क्या होता है, तो त्वरण ए बराबर होता है dv/dt। क्या होता है त्वरण, ए बराबर dv/dt होता है। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ये dt उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा dt × a बराबर dv, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, dv बराबर a × dt। बात एक ही हो जाएगी। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। dv बराबर a × dt। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ध्यान से, हम कैसे लगाएंगे साइन, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया dv, इधर भी लगाएंगे a और इनटू में dt, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, समाकलन। लेकिन समाकलन जो होता है वो उचित सीमा में होता है, यानी कि एक लिमिट होती है इसकी। क्या होती है, लिमिट होती है। तो कभी भी वेग आए, v से क्या है, वेग, तो वेग के लिए कभी भी लगाना हो तो हम कहाँ से जाएंगे, u से जाएंगे v तक। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और v क्या होता है, अंतिम वेग। अगर ये नहीं पता है आपको तो आप मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं। तो u से v लिमिट लगाएंगे तो उसको बोलेंगे u से v। ये क्या लग गई लिमिट, u से v। और कभी भी समय मिल जाए आपको तो 0 से समय स्टार्ट करना है और t तक जाना है। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पर समझिएगा इसको यूज़ कैसे करना है। देखो, अगर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है समाकलन का, और ये डी का साइन है, तो ये इंटीग्रेशन और डी के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो इंटीग्रेशन और डी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन और डी के बीच में कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, वी बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम वी। अब लिमिट, इसको लगाना है लिमिट को, तो यहाँ पर यू नीचे लिख रहा है, इसको यू को इधर लिख दो और वी लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो, ए तो कांस्टेंट है, ए आ जाएगा बाहर, ए क्या आ गया बाहर, और 0 से टी, और ये हो गया dt। अब देखो, इंटीग्रेशन और डी के बीच में कुछ नहीं है, इससे ये कट जाएगा। तो ए तो बाहर चल रहा था, इंटीग्रेशन से डी हट गया तो क्या बचा, टी बचा, और 0 से टी हो गया। अब देखो, अब लिमिट कैसे लगानी है, तो लिमिट ध्यान से समझ लेना कि अंदर जो भी होता है और यहाँ ऊपर नीचे जो लिमिट होती हैं, तो अंदर जो भी है ना, उस लिमिट को इसके अंदर पुट कर देना है। यानी कि यहाँ पर v है, अब v की जगह एक बार v रखना है, v की जगह क्या रखना है, एक बार ऊपर वाला v रखना है, ठीक है। फिर लगाओ माइनस का साइन, और इस v की जगह नीचे वाला u रखना है, u लगा दिया। यानी कि ऊपर वाला रखा उसकी जगह पे, और उसी जगह पे u नीचे वाला रखा, और दोनों को माइनस कर दिया। बस समझ में आई मेरी बात? a देखो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, t की जगह एक बार क्या रखना है, t, माइनस t की जगह क्या रखना है, 0। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया v माइनस u बराबर, अब देखो t माइनस 0 क्या हो गया, t, तो at, और v बराबर हो गया u प्लस at। v बराबर हो गया u प्लस at। यही हमारा पहला समीकरण है, गति का पहला समीकरण है, प्रथम समीकरण है। अब आते हैं हम द्वितीय समीकरण की तरफ। किस पे आते हैं, द्वितीय समीकरण पे, सेकंड पे।
अब सेकंड के लिए आपको क्या रखना है, पहले के लिए आपने किसका यूज़ करा था, a बराबर डी वी अपॉन डी टी का, किसके लिए, पहले के लिए। अब हम दूसरे के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो दूसरे के लिए यूज़ करेंगे हम v बराबर यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय यानी कि डी एस अपॉन डी टी। क्लियर है। अब डी टी को इधर भेज दो, ठीक है, तो डी टी इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी बराबर हो जाएगा डी एस के, या फिर हम इसको उल्टा लिख दें कि डी एस बराबर v इंटू डी टी। बोलो इतनी बात समझ में आई, बहुत ईजी है। अभी हमने v का मान निकाला, v बराबर u प्लस ए टी, इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एस बराबर, इसकी जगह रख देंगे u प्लस ए टी और इंटू में डी टी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस बराबर हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी। क्लियर है मेरी बात, ए टी डी टी हो गया। अब देखिए, अब दोनों तरफ क्या करना है, हमें समाकलन करना है, तो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेशन डी एस बराबर इंटीग्रेशन यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी और डी टी। ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन से डी हटेगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन से डी हटेगा, तो कैसे हटेगा, लेकिन उससे पहले क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। क्या लगानी है, लिमिट। तो एस है तो एस के लिए क्या लगाओगे, 0 से एस। टी है, टी के लिए क्या लगाओगे, 0 से टी। यहाँ पर भी टी है तो टी के लिए क्या लगाओगे, 0 से टी लगाओगे। क्लियर हुई मेरी बात। तो हमें किसको, डी के साथ जो है उसको देख के लिमिट लगानी होती है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन से डी का साइन हट जाएगा, इंटीग्रेशन से डी का साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, एस बचेगा और लिमिट लग जाएगी 0 से एस। फिर यहाँ पर देखिए यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से डी का साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, टी बचेगा और लिमिट लग जाएगी 0 से टी। लेकिन यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, तो इस बात को ध्यान से समझ लो। ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर समझा देता हूँ, ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास टी बचा, क्योंकि डी के साथ जो है अगर वो यहाँ पर आ जाए तो उसके लिए लगाना है आपको फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यानी कि एक्स है और डी एक्स है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो देखिए ए, अब ये क्या है, एक्स और डी एक्स, ये क्या है, एक्स और डी एक्स की तरह है, तो टी डी टी, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर, क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 + 1, क्योंकि टी की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर x की पावर n होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यहाँ पर, x की पावर n। तो x की पावर n होगी, जो भी x की पावर n होगी हमारी, ठीक है, x की पावर n जो भी होगी, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। मान लो x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। x की पावर 3 है तो ये हो जाएगा x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। इस तरीके सॉल्व करना है। तो t की पावर कुछ नहीं थी, 1 थी, तो t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 और लिमिट लग जाएगी 0 से t। अब देखो कैसे लिमिट रखनी है, मैंने बताया एक बार ऊपर वाली को रखो माइनस एक बार नीचे वाली को रखो, u बाहर चल रहा है, एक बार इसको रखो t को, फिर -0, फिर प्लस a। ठीक है, यहाँ पर देखो t की पावर 2 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा, तो अपॉन वाले 2 को तो हमने बाहर ले लिया, अपॉन वाले 2 को तो बाहर ले लिया। t की पावर 2, एक बार t की पावर 2 की जगह, मतलब इस t की पावर 2 में t की जगह पे t रखना है, तो क्या हो जाएगा, t² -0 हो जाएगा, s -0 s, ut -0 t, तो ut प्लस देखो a/2 और t², और यही हमारा क्या है, यही हमारा द्वितीय समीकरण है। यही क्या है, द्वितीय समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ at², ठीक है, और v बराबर u प्लस at। अब चलते हैं हम अपने लास्ट और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा थर्ड वाला। तो देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। तो तृतीय समीकरण के लिए अब क्या करना है, पहले के समीकरण के लिए हमने a बराबर डी वी अपॉन डी टी निकाला, दूसरे समीकरण के लिए हमने v बराबर डी एस अपॉन डी टी निकाला, लगाया, ठीक है, ये लगाया हमने, है ना, a लगाया फिर v लगाया, ठीक है। अब थर्ड के लिए क्या लगाएंगे, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, थर्ड के लिए लगाओगे a बराबर क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है, क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। तो इसमें हम काम करेंगे, क्या करेंगे इसमें काम, हम डी एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, डी एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखो मैं इनकी जगहों को शिफ्ट कर देता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो डी वी इंटू डी एस, अब अपॉन वाला डी एस इधर आ गया और इंटू में ये डी टी आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कुछ भी नहीं करा हमने, बस अदला बदली कर दी, और ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था v होता है, क्या होता है, v होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखो a बराबर डी वी अपॉन डी एस और इंटू में इसकी जगह पे आ जाएगा v, और ये डी एस चला जाएगा इधर, ये डी एस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो हमारे पास बचा a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी। बोलो इतनी बात समझ में आई।
अब देखो दोनों तरफ ये क्या है, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो v dv बराबर हो जाएगा a इंटू डी एस के, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, अब समाकलन कर देंगे। अब देखो v के लिए आप सोच सकते हो, v के लिए क्या लगेगा, u से v, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इसके लिए लिमिट आएगी u से v, यहाँ s है तो 0 से s। बोलो समझ में आई मेरी बात। अब ध्यान से देखो ये कंडीशन आ गई x dx वाली, x dx। अभी मैंने आपको बताया कि x की पावर n हो और dx, तो क्या लगाएंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, v की पावर 1 है तो ये हो जाएगा v की पावर 1+1 अपॉन 1+1, और लिमिट लग जाएगी u से v। और इधर देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के पास ds बचेगा, तो इंटीग्रेशन से d कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ s बचेगा, और 0 से s लिमिट लग जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा v की पावर 2 और अपॉन वाला 2 हम ले लेते हैं बाहर, तो ये हो गया v² और u से v लिमिट हो गई, ठीक है। और यहाँ a एक बार आ जाएगा s, फिर आ जाएगा -0, यहाँ लगा देंगे हम लिमिट। तो देखो v जाए, एक बार v की स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पर इसकी जगह पे v जाएगा तो ये हो जाएगा v², माइनस एक बार v की जगह पे u जाएगा तो ये हो जाएगा u², और बराबर हो जाएगा as। इस 2 को भेज देंगे इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हो जाएगा v² माइनस u² और इजिकल्स टू 2as, और यही हमारा तृतीय समीकरण होता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो 3 समीकरण मैंने आपको उत्पत्ति बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको करके आएंगे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। a बराबर डी वी अपॉन डी टी लगाया पहले में, v बराबर u प्लस ए टी निकला, दूसरे में v बराबर डी एस अपॉन डी टी लगाया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकला, और तीसरे में हमने a बराबर डी वी अपॉन डी टी भी लगाया और ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, और इसमें निकला v² माइनस u² बराबर 2as, ठीक है। यही हमारा तृतीय समीकरण था, और फर्स्ट और सेकंड हम निकाल चुके हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। गुड बाय गाइस।